प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज मैं एक नई शख्सियत से परिचय कराने जा रहा हूं। आप हैं डॉक्टर अल्ताफ सर और इन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की है राजनीति में। तो मैं आपसे रूबरू बात करवाता हूं। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी, सबसे पहले मैं प्रतीक्षा न्यूज़ को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अभी आपका एक नया चैनल शुरू हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मेडिकल प्रोफेशन में थे, आप राजनीतिक जीवन में ऐसा क्या आपने देखा जो इस क्षेत्र में आपने पदार्पण किया? अपने राजनीतिक सफर के बारे में कुछ बताइए। मेरा राजनीतिक सफ़र शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं अन्ना आंदोलन का बहुत समर्थक रहा हूँ। उसके बाद आम आदमी पार्टी जब बनी तो मुझे लगा कि एक ये साफ़ सुथरी राजनीति के लिए बनी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन किया और तब से लेकर लगभग 9 साल हो गया मुझे। 9 साल से मैं लगातार निरंतर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और अभी कुछ दिन पहले मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाकर पार्टी ने एक बड़ा सम्मान दिया है। मैं उसके लिए पार्टी का बहुत आभारी हूँ। हाँ साहब, जैसा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों की अपेक्षा मैं कह सकता हूं कि थोड़ा नई पार्टी है, बाद में आई, तो ग्राउंड लेवल पे आपको इसका क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। आम आदमी पार्टी को युवा बहुत पसंद कर रहे हैं, देश का हर नागरिक बहुत पसंद कर रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश में अभी पहली बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस कैंपेन में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि पब्लिक पिछली तमाम सरकारों से बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। जनता उत्तर प्रदेश की, खास करके प्रयागराज की। तो मैं इस कोशिश हम लोग जो है जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने जो पहला वादा किया है कि हम लोग 300 यूनिट, अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और पिछला सारा बकाया बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। 24 घंटे के बाद, सरकार बनने के ठीक 24 घंटे के बाद हम लोगों की जनता से अपील है कि आप लोग अपने पुराने बिल को फाड़कर और योगी जी के नाम पर स्वाहा कर दीजिएगा। किसानों के लिए हम लोग उनके खेती करने के लिए मुफ्त बिजली देंगे, जिसमें कि उनको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता को, लगभग 80% जनता को फ़ायदा ये होगा कि उनका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा। जैसे दिल्ली वालों को, दिल्ली की जनता को लगभग 80% लोगों को ज़ीरो बिजली का बिल देना पड़ता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। हमारे इस ऐलान से एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ है जनता को जी। कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने भी बोला कि किसानों को वो 300 यूनिट बिजली देंगे। फिर उसके बाद शिवपाल जी ने भी बोल दिया कि वो बिजली मुफ्त देंगे। फिर अभी राजभर जी ने भी बोल दिया। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में जो तमाम पार्टियां जाति और धर्म की गंदी राजनीति किया करती थी, अब कम से कम ये हो गया है कि अब वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात करने लगे हैं आम आदमी पार्टी के आने के बाद, जिससे जनता को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। हाँ सर, ये तो आपकी कुछ मूल बातें थी जिसे आपके पार्टी अध्यक्ष केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया है। लेकिन सर, प्रदेश की कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे योगी सरकार राष्ट्रवाद, हिंदूवाद के नारे को लेके आती, इसको कैसे आप समझेंगे? ये हमारे उत्तर प्रदेश की बदकिस्मती है कि अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने अपनी अपनी जाति और अपने अपने धर्म की राजनीति किया है, गंदी राजनीति किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को एक दूसरे से लड़ाया है, उनको वर्गलाया है और जब वो सरकार बना लेते हैं तो उनको उनके हाल पर 5 साल के लिए छोड़ दिया है। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कह रही है कि हम किसी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ ये है कि अगर आपको बिजली फ्री चाहिए तो आप हमारे पास हमको ज़रूर वोट करिए। अगर आपको अपने बच्चों को शिक्षा मुफ्त में चाहिए तो हमें ज़रूर वोट करिए।
आपको अगर ये ऐसा लगता है कि आपके का जो परिवार का इलाज मुफ्त में होना चाहिए, हमें वोट करिए। महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, तो हमें वोट करे जनता, ताकि हम लोग उत्तर प्रदेश से इस जाति और धर्म की गंदी राजनीति को ख़त्म कर सकें। सोचिए कि अभी कल की बात है, योगी जी ने बड़े गंदे गंदे ट्वीट किए। वो मतलब एक सीएम के ट्विटर हैंडल से कट्टरवाद और मतलब देश को भड़काने वाली, देश की जनता को भड़काने वाली बातों को जो है ट्वीट किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि आज भी मतलब हमारे उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त बेरोजगारी से परेशान है। जी। इस वक्त वो नौकरियां उनको मिल नहीं रही हैं और दुनिया भर की परेशानियां, इस वक्त महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। पेट्रोल जो है 110 रुपये लीटर हो गया है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और दाल महंगी, चावल महंगा, सब्ज़ी महंगी, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। उसके बावजूद हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम को कट्टरवाद समझ में आ रहा है कि वो आज भी जनता को वर्गलाना चाह रहे हैं, उनको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं और फिर दोबारा अपनी सरकार बना के उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। हम लोग इसके सख्त खिलाफ़ हैं। मेरा ये मानना है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी कड़ी एक दूसरे से बंधी हुई है। सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर कोई एक कड़ी निकाल दीजिए तो पूरी वो जंजीर टूट जाएगी, वो चाहे लोहे की जंजीर ही क्यों ना हो। तो जब तक हम सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, इस मुल्क को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सिर्फ परेशान होंगे। और ये कुछ कट्टरवाद पार्टियां जो कि तमाम तरीके की नफ़रत अपनी जाति और धर्म की जो फैला रही हैं, ये पूरी तरीके से जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि इनको ठुकराइए और आप अपना फ़ायदा देखिए। जैसे नेता अपना फ़ायदा देखते हैं, जैसे तमाम पार्टियां अपना फ़ायदा देखते हैं, वैसे ही आप भी पूछना शुरू करिए, भैया बिजली कौन देगा, आप उसको वोट करिए। मत दीजिए आम आदमी पार्टी को, आप जिसको समझ में आए उसको करिए, लेकिन मुद्दा बनाना शुरू करिए कि बिजली कौन देगा, पानी कौन देगा, शिक्षा कौन देगा, स्वास्थ्य कौन देगा। ये मुद्दा बनना चाहिए, ना कि यादव, दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब नहीं बनना चाहिए। हाँ सर, जब मुद्दों की बात आई है सर, तो एक मुद्दा करीब पिछले 10 महीने से पूरे देश और प्रदेश में छाया हुआ, किसानों का मुद्दा। इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ये सरासर हमारे देश के प्रधानमंत्री की तानाशाही है और कुछ अंधभक्त उनके जो फॉलोअर हैं, जिनको लगता है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों के लिए वो कानून मोदी जी ला रहे हैं, जब वो किसान ही विरोध कर रहे हैं, वो किसान कह रहे हैं कि हमें आपका कानून नहीं चाहिए, तो क्यों आप ज़बरदस्ती थोपने पर आमादा हैं? असल में वजह मालूम है क्या है? वजह ये है कि जिस लॉकडाउन में पूरी दुनिया अपने घर में बंद थी, जी। मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया अपने घर में बंद थी। उस वक्त अडानी और अंबानी के बड़े बड़े वेयर हाउस खुल रहे थे, वहाँ लॉकडाउन नहीं था। और अचानक से ये कानून लाया गया और वहाँ पर जो पता ये चला कि पहले ही से तैयारी हो रही है वेयर हाउसेस की, पहले ही से सब बनकर तैयार है। और आप ये सोचिए कि उस वक्त देश की स्थिति क्या होगी जब देश के बड़े बड़े पूंजीपति एक साथ अपना पूरा माल खरीद कर डंप कर लेंगे और फिर अपने मनमाने दाम पर जनता को बेचेंगे, जनता को बेचने का काम करेंगे। हाँ सर, इस मुद्दे को किसान नेता श्री राकेश टिकैत ने भी रखा था कि कानून बनने से पहले ही अडानी के बड़े बड़े गोडाउन बन गए थे और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर ये मोदी सरकार इस बिल को वापस लेने की घोषणा कर दे तो उसी समय इनका त्यागपत्र उन कंपनी मित्रों के पास पहुँच जाएगा। देखिए, वो सब तो राजनीतिक बातें हैं और बहुत हद तक सच्चाई भी है। जी।
क्योंकि आज की तारीख में आप ये देख सकते हैं कि जितने भी बड़े पूंजीपति लोग हैं उनके दम पर मोदी सरकार चल रही है। आज देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति प्राइवेटाइजेशन, जो सरकारी संपत्ति है, प्राइवेटाइजेशन करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया गया है, जिसमें एक नंबर पर अडानी और अंबानी चल रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में हमारे देश को अडानी और अंबानी चलाएंगे? क्या सरकार इतनी निकम्मी और नाकारा हो गई है कि वो देश को नहीं चला सकती है? क्या सरकार के पास टैलेंट की कमी हो गई है कि वो देश को नहीं चला सकते हैं, इसलिए जो है वो अडानी और अंबानी को दे रहे हैं? यानी अडानी अंबानी सरकार से भी ज़्यादा मजबूत हैं कि उनको दे रहे हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की लगभग 60% सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है उन्होंने। आप सोचिए कि जो सरकारी नौकरी, जो टीचर की नौकरी या नर्सों को जो नौकरी मिला करती थी, ऐसे तमाम नौकरियां हैं जिनकी तनख्वाह 40-50 हज़ार से शुरू होती थी, 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक जाती थी। आज वो लोग 10-10 हज़ार रुपये पे नौकरी करने पर मजबूर हैं और उनकी पढ़ाई में जो पैसा लगता था वो वैसा ही लग रहा है। आप सोचिए कि आने वाले वक्त में हमारे देश के युवाओं का क्या होगा, हमारे देश के युवाओं का भविष्य क्या होगा? क्या सच में मोदी जी पकौड़ा बिकवा के ही मानेंगे उनको? तो ये सोचने का विषय है। और ख़ास करके हमारे देश के युवाओं को, और मैं अपने उन अनभक्त साथियों को भी कहूँगा कि आप लोग देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए, क्योंकि किसी व्यक्ति से देश नहीं है, देश से हम सब हैं, हम सब व्यक्ति हैं। जब हमारा देश की ही हालत ख़राब हो जाएगी। आज सोचिए कि हमारा जो है भुखमरी इंडेक्स में हमारा देश 101वें स्थान पर पहुंच गया है। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि हमसे कितना गरीब मुल्क हुआ करता था, वो हमसे आगे चला गया है, हम उससे पीछे चले गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। नहीं सर, इस मुद्दे को मीडिया में भी आया कि पेट्रोल डीजल आज पाकिस्तान, नेपाल और आपके श्रीलंका से ज़्यादा हमारे यहाँ महंगा बिक रहा है। जी, ये सही कह रहे हैं आप कि बहुत महंगा बिक रहा है और सरकार को इसको कंट्रोल में करना चाहिए। और सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं ना। हाँ सर, एक खास बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने देश के युवा साथियों से, प्रदेश के युवा साथियों से, कि अगर आपको अपना भविष्य तलाशना है, आपको अपना भविष्य बनाना है, तो आप लोग जागिए और किसी की भी सरकार बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए ही मैं कहूँगा। आम आदमी पार्टी तो आपके लिए बेहतर काम कर ही रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आम आदमी पार्टी से बेहतर भी कुछ हो, तो आप अपने हक को मांगना शुरू करिए। अपने बातों को सरकार को मनवाना शुरू करिए, ना कि सरकार के बातों पर आकर और आप उनके तरह काम करना शुरू करिए। इस वक्त हमारी लड़ाई आप लोगों के लिए है, हमारी लड़ाई हर उस देश के युवा के लिए है जो हमारे देश का भविष्य हैं। लेकिन अगर युवा आज भी अगर नहीं जागें, अगर यूथ लोग आज भी नहीं जागें, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ख़राब होने जा रहा है। और इस वक्त हमारे देश में जिस तरह से सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, आप लोग अभी भी वक्त है, जागिए और अपनी मांगों को मांगना शुरू करिए, अपने हक को मांगना शुरू करिए। हाँ सर, एक अंतिम सवाल सर, ये सर 2022 का जो चुनाव आ रहा है, तो क्या मैं उम्मीद करूं आप इस चुनाव में सक्रिय रहेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं प्रत्याशी हूं, माफ़ करिएगा, अभी मुझे प्रभारी बनाया गया है। अगर मैं अच्छा काम कर लूँगा, पार्टी के सभी उम्मीदों पर खरा उतर लूँगा, तो मुझे प्रत्याशी बनाने की उम्मीद है। और मैं इस
जब प्रभारी मुझे जब बनाया गया तो यहाँ के अभी मौजूदा के वक्त के विधायक नंदी जी हैं, माननीय नंदी जी हैं। जी आज शहर दक्षिणी की मैं बात बताऊं, जी जी सड़कों की हालात बद से बदतर हैं। आप किसी भी रोड पर चले जाइए, अगर यहाँ पर लगभग 70% सड़कें इस तरह से डैमेज हो चुकी हैं कि अगर किसी पथरी के मरीज़ को आप ले जाकर और बाइक में ले जाकर घुमा दीजिए तो उसकी पथरी निकल जाएगी। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी को अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है कि वो उन सड़कों पर को बना सकें। आज हालात ये हैं कि जो छोटे छोटे ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो छोटा छोटा काम करने वाले लोग, कहीं ट्रॉली चलाने वाले लोग हैं, या कहीं पर छोटी छोटी दुकान सड़क पर लगाने वाले लोग हैं, रेडी पटरी के लोग हैं, सब परेशान हैं, बुरे हालात हैं। नौकरी जो कर रहे हैं, जो 4,000 5,000 की नौकरी करते हैं या 3,000 की नौकरी करने वाले लोग हैं, आज भी इनकी संख्या कम नहीं है। आप सोचिए कि जब वो 3,000 रुपये कमाते होंगे महीने में और महीने में एक बार 1,000 का सिलेंडर डाला लेते हैं, क्या गुजरती होगी उनके दिल पर। तो हमारे दक्षिणी में करेली का बहुत बुरा हाल है, बहराना का बहुत बुरा हाल है, हमारा ये गऊ घाट का बहुत बुरा हाल है, बलुआ घाट का बहुत बुरा हाल है, अंदर मीरापुर में भी चले जाइए आप, बहुत बुरा हाल है। महेवा में पिछले 6-7 महीने से रोड वहाँ पर जो है वो पानी की जो है लाइन, सीवर लाइन डाली जा रही है। अब वो सोचिए कि सीवर लाइन डाली जा रही है तो 6-7 महीने में वो सिर्फ अभी गड्ढा ही खोद रहे हैं। अब उससे जो धूल उड़ रही है, उस धूल से लोग बीमार हो रहे हैं, आने जाने वाले लोग बीमार हो रहे हैं, वहाँ रहने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। ये जो सड़क ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में बन जानी चाहिए, वो 1 साल में नहीं बन पा रही है। तो इस तरह से नहीं काम चलने वाला है। और हमारे इलाहाबाद में ऐसा ही अब जैसे स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है, इलाहाबाद को, प्रयागराज को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है, सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, लेकिन सड़कें चौड़ी करने के बाद सरकार को ये लग रहा है या नगर निगम को याद आया कि अरे हमने सीवर लाइन तो डाली ही नहीं, हमने वाटर लाइन तो डाली ही नहीं। आपका कहने का मतलब है कि कुछ चीजें होती हैं जो प्लानिंग से करनी चाहिए थी। भाई मास्टर प्लान होता है जी। आप अगर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो आपका कोई मास्टर प्लान होएगा। उस मास्टर प्लान के तहत आप एक बार में जब रोड बना रहे हैं तो रोड बनाने से पहले आप सीवर लाइन डालिए, पाइपलाइन, पानी का पाइपलाइन डालिए, आपको और जो भी चीज़ें डालना है वो डालने के बाद फिर उसके बाद रोड बनाइए ना। यहाँ तो एक बार रोड पहले बना दी जाती है, फिर जो है सरकार को याद आता है, नगर निगम को हमारे याद आता है अरे मैंने सीवर लाइन तो डाला ही नहीं, फिर उसके बाद जो है उसको खोदा जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद याद आता है कि अरे हमने पानी की सप्लाई वाला लाइन तो डाला ही नहीं, फिर उसको खोदा जाता है। तो ये जो बार बार खोदा और बनाया जाता है, इससे जो सरकार का जो रेवेन्यू का नुकसान होता है, सरकार का क्या होता है, जनता का होता है कि जनता दे रही है, टैक्स पे टैक्स दिए जा रही है और आप लोग उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो ये शहर दक्षिणी के तमाम बहुत बुरे हालात हैं, बद से बदतर हालात हैं। यहाँ पर बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर है, हर धर्म के लोग परेशान हैं, व्यापारी बहुत परेशान हैं, व्यापार नहीं हो पा रहा है, वो व्यापार ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। और विधायक जी को भी जनता के 3-3 बार उन्होंने विधायकी जीता है, तो उनको जो है ये सोचकर आगे काम करना चाहिए। नहीं जो भी हो सर, ये तो है कि अब कोई भी मंत्री हो या विधायक हो, अब वो जनता के ही पास जाएगा और जनता उसका फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे न्यूज़ चैनल को समय दिया और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप इस नई पाली में भी प्रखरता से आएँ सामने। और थैंक यू सर।